गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के भारत दौरे का आज अंतिम दिन। पीएम मोदी और पीएम किशिदा के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मजबूत हो रहे हैं भारत जापान के रिश्ते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवक एवं महिला मंगल दलों के एक कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, प्रदेश में आगामी वर्ष तक सभी ग्राम पंचायतों के युवक एवं महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट कराए जाएंगे उपलब्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तुरंत मदद मुहैया कराने के दिए निर्देश। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अब 25 मार्च को होगी सुनवाई। सरकारी अमीन की मदद से परिसर का भौगोलिक सर्वे कराए जाने की भी मांग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत की। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित भी किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले एक साल में हम कई बार मिले और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी सकारात्मक और प्रतिबद्धता को महसूस किया है। जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा हिंद प्रशांत क्षेत्र और रूस के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों ने न्यू इंडो पैसिफिक प्लान और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने की बात कही। देखेंगे कि जापान की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से संबंधों को कैसे नई ऊंचाई मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच की ये गर्मजोशी बता रही है कि दोनों देशों के रिश्तों में नया अध्याय लिखा जा रहा है। भारत के दौरे पर पहुंचे जापानी प्रधानमंत्री ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ पहले मुलाकात की और फिर दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में अर्थव्यवस्था और वाणिज्य, जलवायु और ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा, कौशल विकास में सहयोग जैसे तमाम एजेंडे पर बात हुई। दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने में भारत जापान साझेदारी की भूमिका सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। बाद में दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें पीएम मोदी ने बताया कि ये यात्रा क्यों इतनी अहम है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का भी जिक्र किया और कहा कि पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। ये संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। आज हमने इस पार्टनरशिप की सक्रियता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया। Japan serves the presidency of G7 and India G20. I formally invited Prime Minister Modi to G7 Hiroshima Summit, and on the spot, my invitation was immediately accepted. प्रधानमंत्री के रूप में अपनी दूसरी भारत यात्रा पर सुबह दिल्ली पहुंचने पर किशिदा का केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर कलाकारों ने नृत्य के जरिए उनका स्वागत किया। इसके बाद किशिदा राजघाट गए, वहां महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। किशिदा फुमियो ने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी साझा किए। प्रधानमंत्री किशिदा की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब जापान G7 की अध्यक्षता और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। जाहिर है दौरा बेहद अहम है और इसके जरिए दोनों देश महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर एक साथ काम करने की राह आसान बना रहे हैं। तो यूक्रेन संघर्ष से पैदा हुई वैश्विक चुनौतियों और भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 के लिहाज से जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने सोमवार को जापान वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का निर्णय लिया। दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में साथ साथ घूमते दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख। ये तस्वीर है दो दोस्त देशों के रिश्तों की गर्माहट की। ये तस्वीर है नई कूटनीति की। ये तस्वीर है पीएम मोदी की वैश्विक लीडर की छवि की। भारत के दौरे पर आए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा दिन भर की वार्ताओं और भाषणों के बाद पहुंचे दिल्ली के बुद्ध पार्क में, जहां पीएम मोदी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद जापानी प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ पार्क में सैर करते दिखाई दिए। बुद्ध जयंती पार्क लॉन और खिलते हुए फूलों के साथ एक सुंदर व्यवस्थित उद्यान है जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। ये उद्यान भगवान बुद्ध के निर्वाण के 2500 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। दोनों नेता साथ साथ घूम रहे थे और बातचीत भी कर रहे थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच एक स्पेशल बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही थी। पार्क में दोनों नेताओं ने बाल बोधि वृक्ष पर फूल चढ़ाए और उसे नमन किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने बाल बोधि वृक्ष का चक्कर लगाया। पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री को एक पौधा भी भेंट किया। बाल बोधि पर पुष्प अर्पित करने के बाद जापान के पीएम ने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी लिखे। इसके बाद बारी थी कुछ खाने पीने की। जापानी पीएम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी दुकान पर पहुंचे तो दोनों ने लस्सी बनाने में हाथ आजमाए और फिर लस्सी पी। बाद में दोनों नेताओं ने गोलगप्पे का लुत्फ उठाया। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने 41वें सप्रू हाउस व्याख्यान में स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत पर अपनी नई योजना की घोषणा की। A free and open Indo-Pacific, or FOIP, was proposed by my esteemed friend, former Prime Minister Abe Shinzo. I believe that this vision, nurtured by the voices of different countries, and which can be characterized as our FOIP, is becoming more important than ever toward the goal of leading the international community in the direction of cooperation rather than division and confrontation. किशिदा ने कहा कि जापान भविष्य में भी भारत के साथ सहयोग करने की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने भारत और अमेरिका के साथ संयुक्त प्रशिक्षण और आसियान देशों और प्रशांत द्वीप देशों के साथ सद्भावना प्रशिक्षण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत एक अपरिहार्य भागीदार है और भारत और जापान मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और दुनिया के इतिहास में एक बेहद अनूठी स्थिति में है। कुल मिलाकर जापान के पीएम के दौरे का पहला दिन न केवल सहयोग और कूटनीति के लिहाज से अहम रहा, बल्कि रिश्तों की नई इबारत लिखने वाला भी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में युवा एवं मंगल दलों को खेल प्रोत्साहन सामग्री वितरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान के माध्यम से देश में खेल एवं खेल भावना का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सांसद खेल महाकुंभ सभी संसदीय क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। को आगे बढ़ाने के लिए, एकता और एकात्मता के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए आवश्यक है, उन सबको भी हमें बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उन सभी गतिविधियों को समाहित करते हुए खेलो इंडिया, खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से पूरे देश के अंदर खेल कूद की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। आज देखते होंगे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी पहले की तुलना में ज्यादा संख्या में प्रतिभाग भी करते हैं और ज्यादा संख्या में मेडल भी प्राप्त करते हैं। युवक एवं मंगल दलों के खेल प्रोत्साहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार आगामी वर्ष तक सभी ग्राम पंचायतों के युवक एवं महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने का सफल प्रयास करेगी और साथ ही लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में युवक एवं महिला मंगल दलों को 15,000 स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने इन मंगल दलों की ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की भूमिका की सराहना भी की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षक के नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। सभी ग्राम पंचायतों को स्पोर्ट्स किट एक बार उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे और फिर अन्य जिन गांवों में नहीं मिल पाया है या उन्हें किसी अन्य स्पोर्ट्स किट की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए भी एक निश्चित धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी इन सभी रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु अपनी अपनी ग्राम पंचायत को बनाएंगे। हमारा गांव स्वच्छ भी हो, सुंदर भी हो, स्मार्ट विलेज ही नहीं बल्कि वो स्मार्ट दिखना भी चाहिए, हर एक गतिविधि में दिखना चाहिए। इस दिशा में आप सब प्रयास करेंगे इस विश्वास के साथ। आज जिन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध हो रहा है उन सभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सरकारी आवास पर पुलिस एवं पीएससी की विभिन्न योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बनने वाली पुलिस लाइंस को मॉडल के रूप में विकसित किया जाए और इनमें उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यों एवं उपलब्धियों के संबंध में एक म्यूजियम बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रत्येक पुलिस लाइंस में शहीद स्मारक के निर्माण की कार्यवाही करने, पुलिस लाइंस में सेफ सिटी परियोजना के लिए स्थान देने की बात कही। बैठक में मुख्यमंत्री ने लखनऊ में स्थापित हो रहे उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए इसे शीघ्र पूरा नौकाओं से गंगा यात्रा का आयोजन किए जाने के निर्देश दिए। प्रदेश में प्रथम चैत्र नवरात्रि के दौरान महिला सशक्तिकरण रैली का आयोजन किए जाने के लिए भी चर्चा की। प्रदेश में 4 दिन पहले से मौसम में एकाएक बदले रुख के कारण किसानों को फसल नुकसान का सामना करना पड़ा। जहां बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जहां विभिन्न जिलों में खेतों से बिछी गेहूं की फसल, सरसों और अरहर पानी में डूब गई है। इसी के चलते सीएम योगी ने बारिश और ओलावृष्टि को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तुरंत मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए। जहां मुख्यमंत्री ने कल कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव, राजस्व और राहत आयुक्त के साथ बारिश और ओलावृष्टि को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने पिछले 2 दिनों से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का आकलन कर त्वरित मदद करने के निर्देश दिए। बैठक के पश्चात राहत आयुक्त प्रभु एन सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जहां राहत आयुक्त ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों के फसल के नुकसान का आकलन कल तक कर लिया जाएगा और उसके तुरंत पश्चात ही प्रभावित किसानों को मदद उपलब्ध करा दी जाएगी।
उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि जितने भी डैमेज है प्रखंड उसके तत्काल उसकी भुगतानी कार्रवाई की जाए। जो अपडेटेड स्टेटस है, पहले जो IMD का हमारा पूर्वानुमान था वह ऑलरेडी जिलों को बता दिया गया था, और जो लेटेस्ट उनका डाटा है कल के बाद से फिर बारिश की आशंका नहीं है। जो डैमेज इस बीच है वो लगभग टोटल यूपी के 7 जिले, कुछ बुंदेलखंड के जिले हैं, कुछ पूर्वांचल के जिले हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र के आसपास, प्रयागराज में, महोबा, ललितपुर, ऐसे जगहों में जहाँ छोटी छोटी जहाँ भी हुई है पोर्टल को खोल दिया गया है। जिलाधिकारी ऑलरेडी सब लोग खुद अच्छा काम करते हैं, उनको बता दिया गया है। जो भी पोर्टल पे अपलोड करेंगे उसको यहाँ से ऑनलाइन पैसा चला जाता है, और यह निर्देश है कि तुरंत पैसा वितरित कर दिया जाए। अभी भी चल रही है ना। एक बार जब आपदा होती है, जो भी जिस तरह का डैमेज है, जैसा मैंने कहा कल तक अभी बारिश का और संभावना है, तो उसमें जहाँ भी उसको कैलकुलेट करके मोटा मोटी 1.5 से 2 करोड़ का आकलन अभी सिर्फ और सिर्फ ललितपुर ने बताया है। इसके अलावा बाकी जनपद भी कर रहे हैं। कल शाम तक टोटल क्लियर हो जाएगा, परसों तक हम लोग खाते में पैसा दे देंगे। ये कार्रवाई यहाँ से की जाएगी। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बारिश और ओला की वजह से जिन जिन जिलों के किसानों के फसलों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। मुख्य तौर पर ललितपुर, प्रतापगढ़, बुलंदशहर और अंबेडकर नगर के किसानों को प्रदेश की सरकार क्षतिपूर्ति देगी, उसका आकलन किया जाएगा और उसी के आधार पर भुगतान होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश के दौरान बिजली गिरने से जिन 10 किसानों की खेतों में मौत हुई है उनके परिजनों को सरकार 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। आज से किसानों के परिजनों के खाते में पैसा ट्रांसफर होने लगेगा। इसके अलावा 9 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनियों को भी निर्देश दिए हुए हैं कि वह किसानों की क्षति का उचित मुआवजा प्रदान करे। बेमौसम बारिश होने के नाते के कारण 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है, जिसके लिए हम सब उनके प्रति जो है वो अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और हम सब दुखी हैं इस अकाल मृत्यु से। लेकिन उस ऐसे प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृत किसान हैं उनको 4 लाख रुपए उनके परिवारजनों को सहायता दिए जाने का निर्णय किया है, और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अविलंब उनके खातों में 4-4 लाख रुपए उनके परिवारजनों को भेजे जाएं। तो आज से वो कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। 4 जनपदों के भीतर कार्यों ने दी है, उस संदर्भ में भी उसका परीक्षण कराया जा रहा है, और खास ये विशेष रूप से जो ललितपुर, अंबेडकर नगर, बुलंदशहर और प्रतापगढ़ में, तो वहाँ जो क्षति का आकलन होगा उसके आधार से उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। राज्य सरकार सभी किसान भाइयों के साथ है और उनको हर संभव सहायता करने के लिए जो मापदंडों के भीतर है उसको कर। सोनभद्र जिले में बेमौसम बरसात और भारी ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। खेतों में रबी की खड़ी फसलें जहां पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, वहीं खलिहानों तक पहुंचे अनाज भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्र तेंदू और महोखर में जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने कृषि विभाग और राजस्व सहित इंश्योरेंस की टीम के साथ पहुंचकर क्षति का जायजा लिया और 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि निश्चित रूप से किसान भाइयों के लिए चिंता का विषय है, किंतु सरकारी प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट तैयार कर उन्हें निर्धारित क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। जनपद में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से जो फसलों को नुकसान हुआ है, खासतौर से गेहूं में और सरसों में और बाकी जो हमारी फसलें हैं उसको लेके तहसीलों की टीमें बनाई गई हैं। लेखपाल SDM साहब के नेतृत्व में सभी फसलों का आकलन किसानों के खेतों में जाके कर रहे हैं। आज हम लोगों ने भी अभी यहाँ पे किसानों के खेत में जाके देखा है और सरसों के जो फसल है उसमें काफ़ी नुकसान है, और इस चीज़ के लिए बबनौली कला गांव में ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के अंतर्गत महोखर गांव पंचायत है ये बबनौली ग्राम पंचायत में, और हम यहाँ पर आए हैं और DD एग्रीकल्चर की टीम भी यहाँ पर है और उनको सभी को निर्देश दिया गया है कि अपनी टीम के माध्यम से जो भी सर्वे कराना है और उसका रिपोर्ट बना के और बाकी आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया गया। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्दी करो यार प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं।
वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सोमवार को जनपद हापुड़ पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जोरदार स्वागत किया गया। राज्यपाल ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और फिर थाना देहात में पहुंचने के बाद राज्यपाल ने छात्राओं से भी बातचीत की। राज्यपाल ने नगर में स्थित SSVPG कॉलेज में 65 किलोवाट सोलर पावर एवं बायोमेट्रिक मशीन का लोकार्पण किया। वहीं राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के बारे में भी छात्रों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि KG से PG तक प्रवेश की स्थिति बढ़ानी होगी। उन्होंने टीबी की रोकथाम के लिए रोगियों को गोद लेने का आह्वान भी किया। इतने सालों के बाद बहुत कठोर परिश्रम करके देश की 130 करोड़ की आबादी के सुझाव लेकर ये नई शिक्षा नीति, नई पॉलिसी शिक्षा की हमारे सामने आई है। और इसमें बच्चे जो चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो उसको मिलना चाहिए। ये इसमें केंद्र में रखा गया है। यदि बच्चा चाहता है कि मुझे 1 साल का ही अभ्यास करना है और बाद में चले जाना है और कुछ काम करने के लिए, तो 1 साल का सर्टिफिकेट उसको मिलना चाहिए। ये भी इसमें प्रावधान किया गया है, पहले वो नहीं था। जनपद गाजियाबाद के मोदी नगर तहसील अंतर्गत अक्षय पात्र फाउंडेशन के तत्वाधान में केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह द्वारा एक केंद्रीकृत मध्याह्न भोजन रसोई घर की आधारशिला रखी गई। ये फाउंडेशन इस रसोई घर के द्वारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पहल के माध्यम से 524 सरकारी और सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों के 10,000 से करीब ज्यादा बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसेगा। ये रसोई घर तकरीबन 2.5 एकड़ भूमि में बनकर तैयार होगा। ये केंद्रीकृत इकाई दिसंबर 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने कहा कि ये एक केंद्रीकृत रसोई होगी। यहाँ से पूरे जिले के स्कूलों में खाना भेजा जाएगा, ताकि मिड डे मील के अंदर जो बच्चों को खाना मिलता है वो यहाँ से जा सके। और कई जगह चिन्हित करने के बाद मोदी नगर के अंदर जगह चिन्हित हुई है। इसके लिए मैं सतपाल जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। यहाँ से हमारी जो MLA हैं मंजू शिवाज जी, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। उन्होंने जगह कराई है। आज भूमि पूजन हुआ है, जल्दी यहाँ पे रसोई बनेगी और अच्छा खाना स्कूलों के अंदर जो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। देश और दुनिया की बहुत प्रसिद्ध संस्था जिसको हम ISKCON के नाम से जानते हैं सारी दुनिया के अंदर, जो सारी दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृत हरे राम हरे कृष्णा का प्रचार और प्रसार करती है, उनके द्वारा अक्षय पात्र का आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ। इस अक्षय पात्र के द्वारा लगभग 1.5 लाख बच्चों को, स्कूली बच्चों को, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, उनको बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र और गरम गरम खाना उनको खिलाया जाएगा। आज अक्षय पात्र का जो गाजियाबाद मोदी नगर में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक लैंड भूमि दी गई थी, उसका भूमि पूजन शुरू हुआ है। फाउंडेशन स्टोन सेलिब्रेशन आज हुआ है। ये 3 एकड़ का भूमि जो है, इसमें हम 1 लाख बच्चों का एक बड़ा किचन बनाएंगे जो पूरा गाजियाबाद क्षेत्र में मध्याह्न भोजन खिलाएगा। इसमें जो गवर्नमेंट की उत्तर प्रदेश की साझेदारी में ये किचन बन रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अब अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। ADJ 6 कोर्ट में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह वाले केस में सुनवाई के बिंदु पर सोमवार को यानी कल फैसला आना था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट की रूलिंग न्यायालय में पेश की। इसलिए न्यायालय ने सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख तय लगा दी। इस अपील पर ADJ
की अदालत में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता जीपी निगम हाजिर हुए। उनके द्वारा अदालत में बहस की गई। इसका जवाब पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह तथा अधिवक्ता राजकुमार अग्रवाल ने दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने ईदगाह का सर्वे कराए जाने को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में वाद दाखिल किया था। महेंद्र प्रताप ने याचिका में कहा कि कुछ लोग गुपचुप तरीके से ईदगाह परिसर का विस्तार कर रहे हैं और साथ ही पुराने साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी अमीन की मदद से परिसर का भौगोलिक सर्वे कराए जाने की मांग की। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में एडीजे 6 महोदय के यहाँ इसकी सुनवाई हुई है और हमारी तरफ से और शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से इसमें बहसें पूरी हो चुकी हैं और माननीय न्यायालय के द्वारा आज की तारीख इसमें आदेश के लिए नियत की गई थी और जिसमें हमारा विशेष रूप से कहना है, रिवीजन हम विशेष रूप से हमने प्रार्थना की थी कि वहाँ कोर्ट कमीशन जाना चाहिए, वहाँ की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जितने भी तथ्य हैं सब रिकॉर्ड में आने चाहिए जिससे कि उसकी वस्तुस्थिति क्लियर हो सके। आज न्यायालय के द्वारा आदेश में नियत की गई थी, लेकिन न्यायालय ने अपनी व्यस्तता के चलते आने किसी कारण से इसमें अग्रिम तारीख 25 मार्च निर्धारित की आदेश में। 25 तारीख को इसमें आदेश आएगा और 25 तारीख को ही ये क्लियर हो जाएगा कि लोअर कोर्ट को पत्रावली भेजी जाएगी, किस आदेश के साथ भेजी जाएगी, या तो कोर्ट कमीशन के साथ भेजी जाती है या पोषणिता के लेकर भेजी जाती है। ये 25 तारीख को कर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी ज्ञानवापी परिसर स्थित कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले में भारतीय पुरातत्व विभाग को जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का अंतिम समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने लक्ष्मी देवी व 4 अन्य की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। मामले पर याची अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के प्रभाव की जानकारी के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कथित शिवलिंग में बिना किसी छेड़छाड़ के कार्बन डेटिंग जांच की जानकारी मांगी थी और साथ ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन केस के इस याचिका पर पड़ने वाले प्रभाव पर सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण लेने का समय दिया था। मामले पर कोर्ट ने कहा कि क्या ऐसी कोई विधि है जिससे कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी कार्बन डेटिंग जांच की जाए, जिससे शिवलिंग को कोई नुकसान न पहुंचे। मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के भारत दौरे का आज अंतिम दिन। पीएम मोदी और पीएम किशिदा के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मजबूत हो रहे हैं भारत जापान के रिश्ते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में युवक एवं महिला मंगल दलों के कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, प्रदेश में आगामी वर्ष तक सभी ग्राम पंचायतों के युवक एवं महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट कराए जाएंगे उपलब्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तुरंत मदद मुहैया कराने के दिए निर्देश।